मैजिक गेट से वहां पहुंचने के बाद रिमरू की डुप्लीकेट उन सब को क्लेमन के कैसल में ले जाती है, जहां पर इन सब के रहने की सुविधाएं पहले ही कर दी गई हैं। अब क्योंकि दोस्तों वो लोग लिटरली शॉर्टकट मार के वहां पहुंचे, तो उन्हें आराम करने की जरूरत नहीं लग रही है। वरना नॉर्मली क्या होता है कि 2 महीने तक का सफर करने के बाद वो लोग कैसल में आराम करते, 1-2 दिन टाइम पास करते, यहाँ वहाँ घूमते और फिर खंडरों की ओर आगे बढ़ते। लेकिन अब क्योंकि उन्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो वो लोग क्लेमन के कैसल से होते हुए सीधा खंडरों की ओर चल देते हैं। हम देख सकते हैं कि जिस पहाड़ की चोटी पर क्लेमन का कैसल बना हुआ है, वहीं पीछे की तरफ से एक रास्ता निकल रहा है जो उन्हें ले जाता है सीधे अंडरग्राउंड शहर की एंट्रेंस के पास। और उस अंडरग्राउंड शहर का नाम है अमृता। अंदर जाने के बाद वे देखते हैं कि पूरा का पूरा शहर ज्यों का त्यों यूं ही पड़ा हुआ है। यानी अगर हम खंडरों की बात भूल जाएं तो एक नजर में हमें यही लगेगा कि ये एक नॉर्मल शहर है जहां रहने की सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। और हमें रिमरू की उस डुप्लीकेट से ये भी पता चलता है कि उनकी प्रजाति के लोगों ने इसी शहर को अपना घर बना रखा है। मतलब यही लोग हैं जो काफी वक्त से इन खंडरों की रक्षा कर रहे हैं और उन्होंने ही इस जगह की पुरानी सभ्यता को अब तक संभाला हुआ है। काजिलिम ने जब कंफर्म करने के लिए उस रिमरू के डुप्लीकेट से सवाल किए, तो वो बताती है कि इस इलाके का जो भी सारा खजाना वगैरह मिला था वो पहले ही सैल्वेज कर लिया गया है, तो उन्हें खंडरों के इस एरिया में कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन उसने सुना है कि इस खंडर के निचले हिस्से में एक ऐसा कमरा है जहाँ पर इस खंडर की सालों पुरानी संपत्ति को जमा करके रखा गया था। हो सकता है कि उसने ये क्लेमन से सुना हो, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये बात सच है या झूठ। रिमरू मिलिम से कहता है कि जो भी खजाना या जो भी जूनी पुरानी चीजें उन्हें यहाँ से मिलेंगी वो सब मिलिम का होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये मिलिम का ही डोमेन है। तो जाहिर है कि जो कुछ भी उन्हें यहाँ से मिलेगा वो मिलिम का ही कहलाया जाएगा। लेकिन रिमरू उससे पूछता है कि क्या वो परमिशन देगी इन डार्क एल्व्स को यहाँ रहने की, क्योंकि रिमरू जानता है कि ये लोग सालों से या पता नहीं भाई कितनी जनरेशन से यहाँ रहते आए हैं। तो उसे नहीं लगता कि खजाना मिलने के बाद इन्हें यहाँ से भगाना सही होगा, क्योंकि यही लोग हैं जो इस पुरानी सभ्यता को अब तक संभाले हुए हैं। मिलिम कहती है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मैं ये मेक श्योर करूंगी कि इन्हें खाने पीने की कभी कमी महसूस ना हो, क्योंकि ये लोग भी अब मेरे सब्जेक्ट्स हैं। जब तक ये लोग सब्जेक्ट्स के तौर पर अपनी ड्यूटीज को कैरी आउट करेंगे तब तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, मिलिम की ये बातें सुनकर रिमरू थोड़ा सा हैरान हो गया। उसे लगता है कि मिलिम की ये मैच्योरिटी दर्शाती है कि फ्रे ने उसकी ये टेरिटरी को मेंटेन करने के लिए मिलिम पर उसने कितनी मेहनत करी होगी, क्योंकि उसके डिमल और टाइटल को अगर निकाल दे तो किसी को भी यही लगेगा कि मिलिम 10-15 साल की छोटी बच्ची है और उसकी हरकतें भी तो भाई वैसी है। लेकिन आज पहली बार रिमरू को ये एहसास हुआ है कि ज्ञान में कितनी ताकत हो सकती है किसी भी इंसान को बदलने की, और ये देखकर वो खुश है। दोस्तों, फिर अगले पैनल में हमें पता चलता है कि निचले इलाके में जाने के लिए उन्हें एक और दरवाजे से होकर गुजरना होगा, लेकिन वो नहीं जानती कि वो दरवाजा कैसे खुलता है, क्योंकि उसकी जानकारी के मुताबिक सिर्फ क्लेमन ही उन दरवाजों को खोल सकता था। गोप्टा पूछता है कि अगर ऐसा ही है तो फिर वो लोग अंदर कैसे जाएंगे, क्योंकि जाहिर है खजाने को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटी का इंतजाम तो होगा ही। जिसके बाद मिलिम शियोन को इशारा करती है, यानी वो चाहती है कि शियोन जोर जबरदस्ती से उस दरवाजे को खोल ले, तोड़ दे। हालांकि ये काम वो भी कर सकती है, लेकिन उससे फिर पूरा खंडर ही ढह जाएगा। रिमरू तुरंत चिल्लाते हुए कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि ये डेलिकेट काम है। वो नहीं चाहता कि वो लोग किसी पुरानी सभ्यता और उनकी संस्कृति को तबाह कर दें। वो कहता है कि ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अपने साथ एक्सपर्ट्स इसलिए तो लेकर आए हैं। फिर दोस्तों, वो डुप्लीकेट उन सबको शहर के किसी कोने में ले जाकर उन्हें वो दरवाजा दिखाती है जहाँ से वे निचले हिस्से में जा सकते हैं। और काजिलिम ने जब उस दरवाजे की जांच की तो तब उसे पता चला कि इस दरवाजे को किसी एंशिएंट टाइप के मैजिक का इस्तेमाल करके सील किया गया था, जो अभी भी एक्टिव है। और ये मैजिक इस दरवाजे को किसी तरह का एक यूनिक डिफेंस मैकेनिज्म प्रदान करता है। ये एक ऐसा मैजिक है जो न कि सिर्फ इस दरवाजे को बल्कि यहाँ पर बने पूरे शहर को अच्छा खासा एक कवच प्रदान करता है। यानी अगर सपोज यहाँ किसी ने जोर जबरदस्ती करके इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की होती तो ये दरवाजा पूरे शहर के डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता। हालांकि इससे क्या होता यहाँ पर वो क्लियर नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर विश्वास करना मुश्किल है कि इस तरह का बहुत पुराना मैजिक अभी भी काम करता होगा। तो इसलिए वहां पर उन सब के डाउट को क्लियर करते हुए काजिलिम के साथ आई एक महिला कहती है कि ये डिफेंस सिस्टम अभी भी काम करता है। वो उन्हें ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहती है कि हम यहाँ अंडरग्राउंड में हैं, लेकिन फिर भी यहाँ उजाला तो ऐसे हो रखा है जैसे मानो इस वक्त यहाँ पर दोपहर हो रही हो। और वो श्योर है कि यहाँ का डिफेंस सिस्टम ही इस पूरे शहर को रोशनी पहुंचा रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये जादू हजारों सालों के बावजूद अब भी काम कर रहा है। जिसके बाद दोस्तों, काजिलिम और उसके साथ आए लोग उस दरवाजे की जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं। यानी बेसिकली वो लोग उस दरवाजे को एग्जामिन करके देख रहे हैं कि इसमें किस तरह का जादू इस्तेमाल किया गया है और उसका तोड़ क्या हो सकता है। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि इस दरवाजे को सील करने के लिए 3 अलग अलग तरह के मंत्रों का इस्तेमाल किया गया है।
पहला मंत्र ऑब्वियसली इस दरवाजे को सील करने के लिए किया गया था। दूसरा मंत्र धरती से निकल रही एनर्जी और उनके तत्वों को सोख कर इस मैजिक और इस पूरे शहर को एनर्जी प्रदान करने के लिए लगाया गया था। और तीसरा और आखिरी मंत्र है घुसपैठियों को दूर रखने के लिए, यानी एक ट्रैप भी सेट किया गया था बाहर से आ रहे दूसरे लोगों को इस जगह से भगाने के लिए, यानी वही डिफेंस मैकेनिज्म वाली बात जो मैंने अभी आपको बताई, जो शायद इस वक्त इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर उन्होंने गलती से किसी तरह उस ट्रैप को एक्टिवेट कर दिया होता तो शहर को मिल रही ऊर्जा को कट करके ये दरवाजा फिर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता, यानी उन्हें फिर अंधेरे में ही उस डिफेंस सिस्टम को फिर किसी तरह डीएक्टिवेट करना पड़ता, जो उनके लिए फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती। दोस्तों फिर रिमरू कुछ कंफर्म करने के लिए वो मिलिम से कुछ पूछता है। वो उसे पूछता है कि क्लेमन कितना फ्रीक्वेंटली यहाँ आता जाता रहता था, या फिर क्या वो अकेले इन खंडरों को संभालता था, जिसके जवाब में मिलिम कहती है कि वो बस यहीं तक ही आया था और वो भी आखिर आखिर में, और उसे नहीं लगता कि क्लेमन को इन खंडरों को संभालने का इससे पहले कोई एक्सपीरियंस भी होगा। लेकिन काजेलिम बीच में कहती है कि वो श्योर है कि उसने कई बार इस दरवाजे को खोला होगा, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी एबिलिटीज थी जिनसे वो ये सब कर सकता था। इसके बाद रिमरू रफाएल से पूछता है कि क्लेमन के पास किस किस टाइप की एबिलिटीज थी, जिसका जवाब देते हुए वो कहती है कि उसकी यूनिक स्किल का नाम है मैनिपुलेटर। इसका इस्तेमाल करके वो लोगों को अपने कंट्रोल में करने की ताकत रखता था, और इतना ही नहीं, वो लोगों को इनक्रिप्ट किया हुआ संदेशा भेज और रिसीव भी कर सकता था। लेकिन जिस एबिलिटी की काजिलिम यहाँ बात कर रही है वो अलग है। क्लेमन के पास ताकत थी धरती की नसों तक पहुंचकर ऊर्जा और उसके बहाव को कंट्रोल करने की, और अब क्योंकि हमारे स्लैम ने अपनी स्किल का इस्तेमाल करके उसे अपने अंदर ले लिया था, तो अब रिमरू भी वो सब कुछ कर सकता है जो क्लेमन कर सकता था, यानी उसके पास भी इस तरह के पुराने जादू वाले दरवाजों को खोलने की ताकत है, जिसे रफाएल भी कंफर्म करती है। जिसके बाद रिमरू उस दरवाजे के पास जाता है और उस दरवाजे को खुद ही स्टडी करने लग जाता है, और वो वहाँ मौजूद सभी को कहता है कि इस दरवाजे में लगा जादू कैसे काम कर रहा है, जिसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। इसके बाद फिर वहाँ सारे लोग रिमरू की तारीफ करने लगते हैं, और वो रिमरू से पूछते हैं कि उसने ये सब कैसे किया और इस तरह के पुराने जादू से बचने की मेथड्स क्या क्या हैं। जिसके बाद फिर रिमरू उन सब को एक बार ध्यान से एक्सप्लेन करते हुए उन्हें सिखाता है कि एंशिएंट टाइप का मैजिक कैसे काम करता है। लेकिन वो लोग दोस्तों दरवाजा खोलकर अंदर जा पाते वैसे ही वो डुप्लीकेट कहती है कि उन्होंने उन सब के लिए डिनर रेडी कर लिया है, जिसे सुनकर वो लोग डिसाइड करते हैं कि आगे का काम वो लोग फिर कल कंटिन्यू करेंगे, और चले जाते हैं वापस क्लेमन के कैसल में। दोस्तों एक तरफ जहां सब लोग खाना खाकर सोने चले गए थे, तो वहीं दूसरी ओर रिमरू और मिलिम कुछ जरूरी बातें कर रहे थे। दोस्तों उस कन्वर्सेशन के दौरान हमें पता चलता है कि मिलिम काजेलिम सहित सभी लोगों पर शुरू से नजर रखी हुई थी। रिमरू बस कंफर्म करने के लिए मिलिम को पूछता है कि क्या किसी ने कोई बेवकूफी करने की कोशिश तो नहीं की। मिलिम कहती तो है कि उनमें से किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि उसे उनमें से किसी पर शक हो, क्योंकि अगर किसी ने थॉट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया होता तो उसे तुरंत ही पता चल जाता, क्योंकि आफ्टर ऑल वो सभी पर नजर जो रख रही थी। लेकिन रफाएल कहती है कि थॉट कम्युनिकेशन ही एकमात्र जरिया नहीं है किसी बाहरी इंसान से कम्युनिकेट करने का। वो कहती है कि सोल कॉरिडोर भी एक तरीका है जिससे दूर बैठे किसी से बात की जा सकती है, और ये ऐसा तरीका है जिसे टैप करना भी मुश्किल है। या फिर ये भी हो सकता है कि उनमें से किसी ने किसी को कोई मैसेज भेजा ही ना हो, क्योंकि शायद वो भी जानते होंगे कि उनकी बातें टैप हो सकती हैं। चाहे कुछ भी हो, फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे उन्हें किसी पर कोई शक हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कोई खतरा ही नहीं है। उन्हें अभी भी चौकन्ने रहने की जरूरत है, क्योंकि शक के दायरे में सभी लोग हैं। जिसके बाद दोस्तों रिमरू और मिलिम दोनों सोने चले जाते हैं, और हम यहाँ देख सकते हैं कि रिमरू के रूम के बाहर उन्होंने किसी को वॉचमैन बनाकर खड़ा किया हुआ है, और वो और कोई नहीं बल्कि गॉप्टा है। फिर दोस्तों अगली सुबह उस खंडर के निचले हिस्से में जाने के लिए वो दरवाजा खोल दिया जाता है, और इस पैनल में हम देख सकते हैं कि काजेलिम थोड़ी सीरियस दिख रही है। हो सकता है कि उन्होंने वाकई में रिमरू और मिलिम के लिए कुछ प्लान किया हो। जिसके बाद दोस्तों अंदर जाते ही मिलिम और रिमरू को टेम्पस के लैबिरिंथ की याद आ जाती है। वो नोटिस करते हैं कि यहाँ की सीलिंग बहुत ही नीचे है कंपेयर टू अदर फ्लोर्स। फिर दोस्तों वो लोग जब थोड़ा और आगे गए तो उन्हें दीवार पर ढेर सारी पेंटिंग्स दिखाई देती हैं, और कुछ ऐसी लिखावटें और नक्शे काम थे जो आज के जमाने की बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। जिसका मतलब ऑब्वियसली ये है कि वो सारी चित्रकलाएं उस सभ्यता की होंगी जो लंबे समय पहले यहाँ रहा करती थी, जिसकी वजह से उन पेंटिंग्स की आर्टिस्टिक वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों उन आकृतियों को देखकर मिलिम एक पल के लिए कहीं खो गई। हमें नरेटर के द्वारा पता चलता है कि इन पेंटिंग्स को देखकर मिलिम को अपनी पुरानी यादें शायद याद आ गई होंगी, यानी तब की यादें जब मिलिम के पास उसका नन्हा ड्रैगन दोस्त हुआ करता था। यानी जिस युग को इस दुनिया के आम इंसान मिथोलॉजी का दर्जा देते हैं, हो सकता है कि वो युग मिलिम को कहीं कहीं थोड़ा याद हो। दोस्तों हम यहाँ जिस युग की बात कर रहे हैं वो आज से एटलीस्ट 15 या 20 हजार साल पुरानी बात है।
अब क्योंकि रिमरू की तरह मिलिम भी एक सच्ची डीमन लॉर्ड है, तो वो लोग ओल्ड एज के चलते कभी मर नहीं सकते। तो यहाँ हो सकता है कि मिलिम को इन पेंटिंग्स को देखकर हजारों साल पुरानी कुछ बातें याद आ गई होंगी और इसलिए शायद वो कहीं खो गई थी। फिर दोस्तों रिमरू मिलिम और बाकियों को लंच ब्रेक लेने के लिए कहता है, शायद इसलिए ताकि वो मिलिम का ध्यान हटा सके। जिसके बाद वहाँ सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। हालांकि उन्होंने रिमरू से ये सवाल तो किया कि उसने ऐसे ही हवा में ये खाना कैसे पैदा कर दिया, लेकिन रिमरू डिटेल में जाने के बदले वो उन्हें बस इतना बताकर चुप करा देता है कि उसने एडवांस में ही एल्डर एल्फ यानी रिमरू की जो डुप्लीकेट है उससे कहकर पहले ही खाना वगैरह सब कुछ रेडी करवा लिया था, ताकि वो सभी लोग ब्रेक के दौरान गर्मा गर्म खाना खा सकें। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि बाथरूम ब्रेक्स के लिए भी रिमरू ने फुल तैयारी करके रखी हुई थी। दरअसल उसने क्लेमन के कैसल तक जाने के लिए डायरेक्टली एक दरवाजा ही निकाल कर रखा हुआ था, जिससे लोगों को बाथरूम ब्रेक के दौरान भी कोई परेशानी ना हो। दोस्तों रेगुलर इंटरवल्स में ब्रेक लेने के बावजूद भी हमारी एक्सप्लोरेशन टीम काफी कम समय में उस खंडर के सबसे निचले वाले दरवाजे तक पहुंच जाती है, जहां से उन्हें निचले हिस्से का रास्ता मिलना है। वे दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं। एक ग्रुप दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है, तो वही दूसरा ग्रुप जिसमें मिलिम, गोप्टा और रांगा है, वो उस फ्लोर को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। अब क्योंकि दोस्तों रिमरू ने पहले ही इन दरवाजों को खोलने का तरीका इन्हें बता दिया था, तो इस बार रिमरू दरवाजा खोलने का काम काजलिम और उसके ग्रुप पर छोड़ देता है। और मीनवाइल शियोन सबके लिए इस खंडर में कहीं से गर्मा गर्म कॉफी भी बना कर लाती है। हालांकि रिमरू ने शियोन को पहले ही खबरदार कर दिया था, यहाँ तक कि उसने शियोन को ये भी कहा था कि वो लोगों पर और उनके एक्शंस पर नजर रखे, क्योंकि रिमरू को बहुत जोर से शक है कि उनमें से कोई ना कोई कुछ न कुछ बेवकूफी करने की कोशिश जरूर करेगा। हालांकि काजलिम और उसकी टीम ने अब तक कहीं कोई हलचल नहीं की है, जिससे कि रिमरू और मिलिम को उन पर कोई शक हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर रिमरू ने अपना गार्ड नहीं छोड़ा है। फिर दोस्तों मिलिम, रांगा और गोप्टा आते हैं उस फ्लोर को एक्सप्लोर करने के बाद, और वो पता नहीं क्यों और कैसे कहीं से कुछ हथियार भी लेकर आए हैं। जब रिमरू ने मिलिम से इस बारे में पूछा, तो तब वो बताती है कि उसने यहीं आगे की तरफ ही गलती से एक जाल को एक्टिवेट कर दिया था, जिसके बाद सडनली उन पर बहुत सारे गोलम्स ने हमला कर दिया, और ये वही हथियार हैं जो वो गोलम इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि रिमरू इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसने पहले ही मिलिम को खबरदार रहने के लिए कहा था। लेकिन दोस्तों गोप्टा भी मिलिम का साथ देते हुए कहता है कि इसमें ना तो मिलिम की गलती है और ना ही उनमें से किसी और की, क्योंकि वो लोग ध्यान से ही चल रहे थे। ये जाल लगा हुआ था वहाँ आगे की ओर कॉरिडोर में, जहाँ पर अगर कोई और भी जाता तो तब भी वो जाल एक्टिवेट हो जाता। और दोस्तों जो हथियार मिलिम लेकर आई है वो भी कोई अरे गहरे हथियार नहीं है। उन सभी हथियारों को मैजिक यूल्स के जरिए इन्फ्यूज किया गया है, जिस वजह से इनकी कीमत वैसे ही बढ़ जाती है। दोस्तों गोप्टा की एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद काजलिम अंदाजा लगाती है कि ये निचला वाला हिस्सा घुसपैठियों को दूर करने के लिए ही डिजाइन किया गया होगा, और अगर ऐसा है तो हो सकता है कि ऐसा जाल इस पूरे फ्लोर पर बिछाया गया हो, जिससे कि उनकी परेशानियां यहाँ और बढ़ गई हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कौन सा जाल कहाँ होगा। तो ऐसे में वो सभी को खबरदार रहने के लिए कहती है। लेकिन फिर दोस्तों अचानक ही उन सभी को कहीं किसी वजह से भूकंप के झटके महसूस होते हैं। हालांकि उन्हें डरने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि ये खंडर प्राचीन होने के साथ साथ बेहद ही मजबूत और सॉलिड है, जिसकी वजह से उन्हें नहीं लगता कि उन्हें यहाँ डरने की कोई जरूरत है। लेकिन रिमरू को किसी वजह से लगता है कि ये कोई भूकंप नहीं था, ये कुछ और ही है। उसे लगता है कि बाहर की तरफ कहीं कोई बड़ा धमाका हुआ है, यानी ये कोई मानव निर्मित धमाका था, जो शायद जानबूझकर उनका ध्यान भटकाने के लिए किया गया होगा। जिसके बाद तुरंत ही रफाल बोल पड़ी। वो कहती है कि उसने अभी अभी किसी ऐसे को डिटेक्ट किया है जो रिमरू के प्रति हॉस्टिलिटी रखता है, और वो जो कोई भी है वो अमृता शहर से होते हुए खंडर में दाखिल हो चुका है, जिससे रफाल अभी और इसी वक्त एलिमिनेट करने के लिए कहती है। और काजिलिम के द्वारा हमें ये भी पता चलता है कि अभी अभी अमृता शहर का डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट हो चुका है, जिसका सिर्फ एक ही मतलब बनता है। लेकिन रिमरू को देखकर गोप्टा को नहीं लगता कि सिचुएशन इतनी भी खराब हो सकती है, लेकिन फिर भी वो रिमरू से कंफर्म करने के लिए पूछता है कि क्या वो सुरक्षित है भी या नहीं, जिसका रिमरू ने कुछ इस तरह से जवाब दिया है। रिमरू कहता है कि वो लोग भी इंट्रूडर्स हैं, तो इसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि डिफेंस सिस्टम उन्हें भी इस खंडर से बाहर निकालने की कोशिश करेगा, जिसका मतलब है कि उन्हें भी लड़ाई करने के लिए तैयार रहना होगा। और रिमरू को बहुत जोर से शक है कि ये जो कोई भी घुसपैठिया है उसे 100% मारिया बेल ने भेजा होगा। लेकिन दोस्तों रिमरू ने जब मिलिम की ओर अपनी नजर घुमाई तो वो देखता है कि मिलिम थोड़ी सी उदास हो गई है, और वो रिमरू से कहती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे जरा सा काम है, और वो किसी पोर्टल के जरिए वहां से गायब हो जाती है। जब रिमरू ने रफाल के जरिए कंसंट्रेट करके बाहर क्या चल रहा है वो पता लगाने की कोशिश की, तो तब वो भी हैरान हो गया। और अगले पैनल में हम देखते हैं कि बाहर और कोई नहीं बल्कि एक अनडेड ड्रैगन है। एटलीस्ट मुझे तो ये अनडेड ही लग रहा है। रफाल कहती है कि ये ड्रैगन और कोई नहीं बल्कि क्योस ड्रैगन है, जिसे मिलिम ने खुद सील किया था हजारों सालों पहले। जिसके बाद दोस्तों हमें पता चलता है कि डिफेंस सिस्टम के एक्टिवेट हो जाने की वजह से गोलम्स जाग गए हैं, और उन्होंने शियोन और बाकियों पर हमला भी कर दिया है।
अब क्योंकि इस फ्लोर पर ज्यादा जगह नहीं है लड़ने के लिए, तो रिमरू तुरंत उस फ्लोर के दरवाजे के पास जाकर उसे अपने मैजिक के सहारे खोलने की कोशिश करता है, इस होप में कि इस दरवाजे के पार एटलीस्ट इतनी तो जगह होगी ही कि वे इन गोलम्स का सामना कर सकें। दरवाजा खोलने के बाद जब वे सारे अंदर गए तो तब वो देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हुई है जिस पर बहुत कुछ लिखा हुआ है। हम पैनल में देख सकते हैं कि जहाँ एक तरफ शियोन, गोप्टा और रांगा उन गोलम्स का सामना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर रिमरू, काजलिम और बाकी सब इस स्टोन टैबलेट को निहार रहे हैं। हालांकि नॉर्मली ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी होती, लेकिन इस वक्त वो लोग बेवजह की लड़ाई में फंसे हुए हैं, तो काजलिम सहित बाकी लोग इतने एक्साइटेड नहीं लग रहे हैं जितना असल में उन्हें होना चाहिए। रिमरू माफी मांगता है काजलिम से। वो कहता है कि तुम लोगों को भी मेरी वजह से इस झमेले में कूदना पड़ा। हालांकि जाहिर है काजलिम भी जानती ही होगी कि ये कौन और क्यों करवा रहा है, लेकिन वो यहाँ रिमरू के सामने इतनी भोली बनी फिर रही है जैसे मानो वो दूध की धूली हो। रिमरू कहता है कि फाल्मूथ, डीमन लॉर्ड क्लेमन और हिनाटा साकागुची इन सब ने मुझे मारने की कोशिश की। हालांकि मैं भी कोई साधु नहीं हूँ। मैंने अब तक जो कुछ भी किया वो खुद का और अपने लोगों का बचाव करने के लिए किया, लेकिन ये दुश्मन अलग है क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिवेशन है और उसे नहीं लगता कि ये कॉन्फ्लिक्ट बिना किसी लड़ाई के सॉल्व हो सकता है। हो सकता है कि उसके दुश्मन और उसके विचार आपस में मेल ना खा रहे हों। हर एक का अपना अपना एक तरीका होता है देखने का और जज करने का कि उसके नजरिए में क्या सही है और क्या गलत। लेकिन मैं भी ढीठ हूँ, ना मैं हार मानूंगा और ना ही मैं अपने कदम पीछे लूंगा। अगर जाऊंगा तो अपने सारे टेम्पेस्ट वासियों को अपने साथ लेकर जाऊंगा। पता नहीं ये उसने ऐसा क्यों कहा। रिमरू की बातें सुनकर काजलिम भी कहती है कि तुम्हारा क्या जाता अगर तुम सामने वाले की पोजीशन के बारे में सोचकर उनकी विशेष की रिस्पेक्ट करते हुए तुम उनसे बात करने की कोशिश करते, तो शायद इससे तुम इन सभी चीजों को अवॉइड कर सकते थे। लेकिन दोस्तों रिमरू काजलिम की इस बात का जवाब दे पाता उससे पहले ही कहीं से आवाज आने लगती है जो कहती है कि ये नामुमकिन है क्योंकि लोगों की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी, और अगर दोनों में से कोई एक पक्ष अगर मान रखने के लिए झुक भी गया तो फिर भी वो और की मांग करने लगेगा क्योंकि वे इंसान है। रिमरू कहता है कि मैं भी ठीक ऐसा ही सोचता हूँ। बाय द वे, मैं हूँ डीमन लॉर्ड रिमरू टेम्पेस्ट। तुम कौन हो? तुमसे मिलकर अच्छा लगा डीमन लॉर्ड रिमरू। मैं हूँ मारियाबेल और मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। दोस्तों मारियाबेल के इंट्रोडक्शन के बावजूद भी रिमरू हैरान नहीं लग रहा है, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर किसी भी तरह के कोई हाव भाव दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसने ऐसा कुछ पहले ही एक्सपेक्ट कर लिया था। और शायद यही वजह होगी कि वो हैरान नहीं है क्योंकि मारियाबेल फाउंडिंग फेस्टिवल में भी आ चुकी है, तो हो सकता है कि इनकी ऑफ स्क्रीन मुलाकात भी हुई हो। हालांकि रिमरू ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि वो डायरेक्टली उसे ही कन्फ्रंट करने चली आएगी। दरअसल रिमरू सोच रहा था कि जैसा फिल्मों में होता रहा है कि पहले वो रिमरू या उसके शहर को बर्बाद करने के लिए कोई अंडर हैंडेड टैक्टिक्स यूज करेगी। हालांकि उसने म्यूज के जरिए कोशिश तो की थी, लेकिन उसे नहीं लगा था कि वो एक बार में ही हार मानकर उससे सीधे भिड़ने चली आएगी। रिमरू कहता है कि हम आगे बढ़े उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वो कहता है कि तुम मेरी सब्जेक्ट बन जाओ। इससे क्या है कि हम दोनों उस अननेसेसरी जानहानि के पाप से बच जाएंगे जो उनके बीच की दुश्मनी की वजह हो सकती है। मारियाबेल कहती है कि अगर तुम्हें लोगों की जान की इतनी ही परवाह है तो तुम भी यहीं हार मान लो और मेरे सब्जेक्ट बन जाओ क्योंकि बात तो एक ही है। रिमरू कहता है कि तुम्हारी अप्रोच और पॉलिसीज बिल्कुल ही ऑपोजिट है मेरे विजन और मेरी पॉलिसीज से। तुम हजारों लाखों और यहाँ तक कि अनगिनत लोगों का फायदा उठाकर उन्हें तड़पाने पर मजबूर कर रही हो, सिर्फ इसलिए ताकि तुम उन कुछ चुनिंदा गिने चुने लोगों को पैसे वाला बना सको जिनसे तुम्हें फायदा मिलता है। मारियाबेल को रिमरू की बातें पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी सरप्राइजिंगली यहाँ वो एक्सेप्ट करती है कि ऐसा ही है। लेकिन सो व्हाट, वो कहती है कि चाहे दुनिया कोई भी हो, अगर मुझे खुद के सर्वाइवल के लिए, अगर मुझे खुद के लिए ऐसे लोगों का सहारा लेना पड़े जो अनफॉर्चुनेट लोग हैं या फिर जिनके पास पावर या सोशल स्टैंडिंग नहीं है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। इनफैक्ट ये तो अब बहुत ही आम बात हो चुकी है। रिमरू कहता है कि ऐसा जरूरी नहीं है। तुम्हें लगता होगा कि इंसान वो लॉस्ट कॉज है जिन्हें पावरफुल लोग एक्सप्लॉइट करना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उनका मानना होता है कि वो लोग इसी लायक हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। हो सकता है इंसान बहुत ही आलसी हो, उसे काम करना पसंद ना हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो और कुछ कर ही नहीं सकते। कोई नहीं जानता कि लोग किस किस प्रकार के टैलेंट्स के साथ पैदा होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उन्हें खुद को या उनके टैलेंट को मैच्योर करने में वक्त लग जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे लॉस्ट कॉज है। हर कोई अपने जीवन में कम से कम कुछ और ना सही तो एक मौका तो जरूर डिजर्व करता है। और दोस्तों ये सुनते ही मारियाबेल फ्रस्ट्रेट हो गई। वो रिमरू की बात का मजाक बनाते हुए कहती है कि ऐसी बातें सिर्फ वही लोग करते हैं जो या तो आइडियलिस्टिक होते हैं या फिर जिनके पास कुछ नहीं होता, क्योंकि इस दुनिया में लोग इक्वल राइट्स के साथ पैदा नहीं होते, जिसका मतलब है कि दुनिया में असमानताएं देखने को मिलेंगी, फिर चाहे तुम कुछ भी कर लो।
मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक बच्चा जिसके इतने बड़े बड़े सपने हैं उसे लोगों ने एक डीमन लॉर्ड करार कर दिया, बिना ये जाने कि वो इस टाइटल के लायक है भी या नहीं। फिर रिमरू कहता है कि अगर ऐसा ही है तो चलो इस बात का फैसला हम यहीं कर देते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। दोस्तों मुझे लगता है कि रिमरू को यहाँ एक छोटी सी आस थी कि मारिया बेल उसकी कई बातों को समझ जाएगी, लेकिन जिस तरह की आर्ग्यूमेंट यहाँ मारिया बेल ने पेश की उसे सुनकर रिमरू डेफिनेटली ये समझ गया है कि उसके कानों तक उसकी आवाज नहीं पहुंचने वाली, और इसीलिए ही उसने सामने से मारिया बेल को ललकारा है सब कुछ लड़ाई से सेटल करने के लिए। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया में सिर्फ उन्हीं की बातें मायने रखती हैं जिनके पास ताकत होती है और उसी को लोग सही समझेंगे। जिसके बाद मारिया बेल भी रिमरू की बात से सहमत होते हुए कहती है कि ठीक है, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि इस दुनिया की सच्चाई क्या है। और उसी समय हम दोस्तों बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि कोई वहां मारिया बेल के पीछे से आ रहा है, यानी मारिया बेल यहाँ अकेली नहीं है। अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि यूकी कागुरा है, और साथ में वो कैरेक्टर भी है जो फाउंडिंग फेस्टिवल में गोप्टा से हार गया था। और साथ ही में दोस्तों एक दूसरा कैरेक्टर भी है जो मोस्ट लाइकली एक नया कैरेक्टर है। लाइट नॉवल के अनुसार ये कोई होली नाइट है जो ग्लेंडा के प्यार में पगला गया था, और वो यहाँ ये समझ कर आया है कि रिमरू ने ग्लेंडा को मार दिया है, और अब वो यहाँ इसलिए आया है ताकि वो रिमरू से ग्लेंडा की मौत का बदला ले सके। दोस्तों यूकी को देखकर काजलिन भी एकदम सरप्राइज होने का नाटक करती है ताकि उसके खुद के साथियों को ये दिखा सके कि वो भी इसके बारे में नहीं जानती थी। यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा तो नहीं है, मैं बस अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। फिर दोस्तों रिमरू रफाल को इशारा करती है, जिसके बाद रफाल रिमरू के कॉन्शियस को बैटल मोड में शिफ्ट कर देती है, और साथ ही के पैनल में हम ये भी देख सकते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। जिसके बाद मारिया बेल इस गाइए नाम के बंदे को रिमरू से लड़ने का आदेश देती है, और पता नहीं क्यों बट वो उसकी बात मानते हुए दौड़कर जाता है रिमरू पर हमला करने के लिए। लेकिन वो उस तक पहुंच पाता उससे पहले ही वहां शियोन पंच मारकर उसे वहीं वापस भेज देती है जहां से वो दौड़कर आया था। फिर अगले पैनल में यूकी शियोन को लड़ने के लिए चैलेंज करता है, जिसके बाद शियोन फिर गोप्टा को इशारा करती है, जिसे देखकर गोप्टा रांगा की तरफ भागता है उससे मर्ज होने के लिए। और हम एक बार फिर गोप्टा और रांगा की वो ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं जो हमने इससे पहले फाउंडिंग फेस्टिवल में देखा था। गोप्टा के ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो तीसरा कैरेक्टर भी मैदान में कूद जाता है उससे लड़ने के लिए। रिमरू देखकर ये कह सकता है कि ये किसी एवरेज सोल्जर से ज्यादा ताकतवर है। अब क्योंकि गोप्टा को खुद मिलिम ने ट्रेनिंग दी है तो रिमरू को यहाँ गोप्टा और रांगा की फिक्र नहीं हो रही है, जिसके बाद सारे लोग लड़ना शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों गाये और रिमरू की लड़ाई बिल्कुल ही एक तरफा थी। इनफैक्ट हम उसे लड़ाई भी नहीं बोल सकते थे, क्योंकि बिल्कुल अगले ही पैनल में रिमरू ने उसे अपनी किसी स्किल का इस्तेमाल करके डिसइंटीग्रेट कर दिया। हालांकि रिमरू ने यहाँ उसके साथ क्या किया वो यहाँ पर क्लियर नहीं है, क्योंकि देखने से ऐसा लग रहा है जैसे उसने उसके पूरे शरीर को ही नष्ट कर दिया है। मोस्ट प्रोबेबली रिमरू ने अपने ऑरा को अपने बाहिने हाथ में कॉन्सेंट्रेट करके थोड़ा कंप्रेस कर दिया और फिर उस पर छुट्टा फेंक के मारा है, जिससे कि उसका शरीर नष्ट हो गया। और ये देखकर मारिया बेल ऐसे चौंक गई जैसे मानो उसने ऐसा मंजर अपनी जिंदगी में पहली बार देखा हो। जिसके बाद रिमरू पहली बार मारिया बेल को उससे लड़ने के लिए उकसाता है, ये कहकर कि उस बंदे ने अभी अभी मुझे मारने की कोशिश की, अच्छा हुआ कि मरने से पहले कम से कम उसे एक मौका मिला मुझसे लड़ने का। दोस्तों मारिया बेल अभी भी नहीं समझ पा रही है कि यहाँ पर आखिरकार हुआ क्या है, उसने ऐसा क्या किया जिससे कि वो इतनी आसानी से बलि चढ़ गया, क्योंकि उसने उस बंदे के ऊपर अपनी यूनिक स्किल एवरेज का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से उसकी पावर्स नॉर्मल से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। मारिया बेल के मुताबिक उसे इतनी जल्दी मरना नहीं चाहिए था। दोस्तों मारिया बेल यहाँ ये उम्मीद लगाकर बैठी थी कि उस बंदे के जरिए उसे डीमन लॉर्ड रिमरू की ताकत का एहसास होगा। एटलीस्ट उसे ये पता चल जाएगा कि रिमरू के पास कौन कौन सी स्किल्स हैं या फिर वो क्या क्या कर सकता है। लेकिन अब जैसा कि हमने देखा उस बंदे की पावर्स को इनहेंस करने के बावजूद भी वो इस कदर हार गया जैसे मानो वो किसी गॉडली पावर से लड़ रहा हो, जो दर्शाता है कि मारिया बेल ने रिमरू को या फिर यूं कहें कि एक डीमन लॉर्ड को कितना अंडर एस्टिमेट किया था। मारिया बेल पूछती है कि उसने गाइए के साथ क्या किया, जिसके जवाब में रिमरू कहता है कि तुम मुझे ये सवाल अब कर रही हो, लेट मी गेस, तुम्हें अंदाजा ही नहीं था कि तुम किससे पंगा ले रही हो, है ना? कम से कम तुम्हें पहले से थोड़ी तैयारी तो करके रखनी चाहिए थी। लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब अगला नंबर तुम्हारा है। मैं तुम्हें खा जाऊंगा और तब तक खाता रहूंगा जब तक कि मैं ये इंश्योर ना कर लूं कि तुम दोबारा जन्म नहीं लोगी। तो अब मजे करो। और दोस्तों ये है वो एग्जैक्ट लाइन जो रिमरू ने मारिया बेल से कही लाइट नॉवल में। आप लोग चाहें तो ये पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर दोस्तों एक वाइड एंगल शॉट में हम देख सकते हैं कि रिमरू कितनी मात्रा में अपने ऑरा को रिलीज कर रहा है, जिसे देखकर शियोन और रांगा भी बहुत इंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए भी रिमरू को इतना सीरियस होकर लड़ते हुए देखना भी रेयर है। और शियोन तो ये तक सोच रही थी कि एक बार जब वो लोग वापस टेम्पस चले जाएंगे तो वो डियाब्लो को भी इस बारे में जरूर बताएगी कि उनके मास्टर रिमरू लड़ते हुए कितने कूल लगते हैं। बेसिकली वो डियाब्लो को सिर्फ जलाना चाहती है। और ये सब जो बातें वो दोनों कर रहे थे वो सब रिमरू भी सुन रहा था, और वो ये सोचने लगता है कि ऐसी स्थिति में भी ये लोग लड़ने के बदले कोई फालतू बातें लेकर बैठे हुए हैं।
फिर दूसरी तरफ मारिया बेल भी कुछ अलग ही चक्कर चला रही थी। हमें पता चलता है कि मारिया बेल ने गाइए के बची कुची लाइफ स्पैन को भी कुर्बान कर दिया था उसे स्ट्रांग बनाने के लिए, लेकिन वो इस कदर नाकाम हुए कि मारिया बेल को उसके मरने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। रीमरू ने उसे ऐसे नष्ट कर दिया जैसे कि वो किसी कूड़े कचरे को जला रहा हो। दरअसल दोस्तों, काउंसिल की मीटिंग में उस वक्त जो कुछ भी हुआ, मारिया बेल ने उसे ही देखकर रीमरू को जज कर लिया। उसे लगा कि रीमरू कोई सुपर हीरो टाइप का कैरेक्टर होगा जिससे लोगों को बेवजह मारना पसंद नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली ये उसकी कितनी बड़ी भूल थी उसका अंदाजा भी अब तक उसे नहीं हुआ है। दोस्तों, वो इतनी एरोगेंट है कि वो रीमरू की ताकत को एक डिमन लॉर्ड का नाम देकर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है, बगैर ये जाने कि रीमरू ने उसे अपनी पूरी ताकत दिखाई भी है या नहीं। वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि तुम खुद को इस लड़ाई का विजेता घोषित करो, उससे पहले मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि हम इंसान मॉन्स्टर से कितने इंटेलिजेंट हैं। इन शॉर्ट, वो रीमरू के सामने खुद को सुपीरियर दिखाना चाहती है। फिर उसके तुरंत बाद ही रफाएल कहती है कि उसने अभी अभी मैजिक कॉल के सिग्नल्स डिटेक्ट किए हैं, जिसका मतलब है कि मारिया बेल किसी बाहरी व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश कर रही है, यानी उसने किसी को अभी अभी कोई ऑर्डर्स दिए हैं। फिर दोस्तों, ऑर्डर देने के तुरंत बाद ही पता नहीं क्या हो गया, शियोन, रांगा और वहां मौजूद सभी को कुछ बहुत भारी सा महसूस होने लगता है। शियोन जानती है कि ये क्या ताकत है। वो कहती है कि ये ताकत पहले के मुकाबले बहुत पावरफुल और हैवी लग रही है। दोस्तों, लाइट नॉवल के मुताबिक मारिया बेल की आत्मा में एक एवरेज इंसान से भी कहीं ज्यादा पावर्स हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो मल्टीपल टाइम्स रीइंकार्नेशन से होकर गुजरी है, और वो भी अलग अलग दुनियाओं में, जिसकी वजह से उसका मानवीय शरीर एक ऐसी अबनॉर्मल अवस्था में पहुंच गया है कि जहां तक किसी भी इंसान के पहुंचने के चांसेस बहुत कम है, और वो चांसेस भी तब बनते हैं जब कंडीशन सही हो। लेकिन दोस्तों, इतनी ताकत होने के बावजूद भी वो रीमरू को उसके लिए खतरा मानती है, और शायद यही वजह है कि वो यहाँ बैकअप प्लान भी बना कर लाई है। दरअसल मारिया बेल ने इस पूरी जगह को होली प्योरिफिकेशन बैरियर से कवर कर दिया है। और दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई मामूली बैरियर है, तो मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है। ये एक किलिंग बैरियर है, जिसमें अगर मॉन्स्टर्स फंस गए तो उनकी जान जाने में वक्त नहीं लगती। ऑफकोर्स, अगर वो कोई चिरी मेरी मॉन्स्टर है तो। लेकिन ये बैरियर रीमरू, शियोन और रांगा के सामने कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ये बैरियर मारिया बेल ने पहले ही प्रिपेयर करवा लिया था ब्लड शैडोज नाम के किसी ग्रुप के जरिए, जो वहाँ खंडरों के बाहर झाड़ियों में छिपे हुए थे। अब यहाँ पर यह क्लियर नहीं है कि ब्लड शैडोज मारिया बेल के लिए काम करते हैं या फिर कोई असासिन ग्रुप है जिसे मारिया बेल ने खास आज के लिए हायर किया है। मारिया बेल रीमरू के सामने बढ़ाइयां मारते हुए कहती है कि चाहे मॉन्स्टर्स कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, ये बैरियर उन हर मॉन्स्टर को मार सकता है जो हर वक्त अपने मैजिक यूज पर ही डिपेंडेंट होते हैं। दोस्तों, मारिया बेल को अब एटलीस्ट इतना तो अंदाजा आ गया है कि वो रीमरू से डायरेक्टली जीत नहीं सकती, और ऊपर से अगर स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा आ गया तो फिर उनकी मौत तो पक्की समझो। तो इसलिए उसने ये रास्ता चुना है, और वो भी खास रीमरू के लिए। लेकिन अगेन, यहाँ पर उसे ये लग रहा है कि डीमन लॉर्ड रीमरू अपनी काबिलियत को ओवर एस्टिमेट कर रहा है, और यही गलती उसका काल बनेगी। रीमरू कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम ऐसा ही कुछ करोगी, जिसे सुनकर मारिया बेल भी चौंक जाती है, और जब वो अपने आसपास देखती है तो तब उसे ये रियलाइज होता है कि वो होली बैरियर अब जा चुका है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये कैसे हुआ। वो रीमरू से पूछती है कि तुमने अभी अभी क्या किया, जिसके जवाब में रीमरू कहता है कि हम पहले से ही जानते थे कि ग्रैंड बेल रोसोई वेस्टर्न काउंसिल को कंट्रोल कर रहा है, तो इसलिए उसने सिंपली अपने कुछ लोगों को पहले ही आदेश दे दिए उस परिवार के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे जाल में फंस गया, लेकिन असल में बात तो ये है कि वो मैं हूँ जिसने तुम्हें यहाँ बुलाया। मैंने खुद को चारा बनाया ताकि मैं तुम्हें अपने जाल में फंसा सकूं, क्योंकि मैं जानता था कि मुझे कंट्रोल करने के लिए तुम्हें फेस टू फेस आना ही पड़ेगा, जिसका मैंने यहाँ फायदा उठाया। और ये सुनकर उसे ये रियलाइज हो गया कि उसने रीमरू को अंडर एस्टिमेट और अपनी फुद्दूसी ताकत को ओवर एस्टिमेट किया है। लेकिन अब उसके पास और कोई चारा भी नहीं है। वो रीमरू से कहती है कि मैं सीरियस होकर तुम्हें अब कंट्रोल करने के बजाय मारने पर फोकस करूंगी, जिसके बाद वो अपना हाथ आगे करते हुए चिल्लाती है, थर्स्ट एंट्रोपी। जिसके बाद रीमरू वहाँ काले काले ऑरा से घिर जाता है, लेकिन रीमरू कुछ नहीं करता, वो बस वहीं खड़ा रहा। और हम भी जानते हैं कि इससे रीमरू का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन मीनवाइल मारिया बेल बोलना शुरू करती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, क्योंकि तुम जिंदा मेरे ज्यादा काम आओगे, लेकिन मैं इतनी भी बड़ी बेवकूफ नहीं हूँ कि इतने बड़े खतरे को मैं जानबूझकर जाने दूं। हालांकि ये मेरे हित में नहीं है, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। और साथ ही हम इस पैनल में यूकी और शियोन को भी लड़ता हुआ देख सकते हैं। दूसरी ओर रीमरू भी खड़े खड़े बोल पड़ा। वो मारिया बेल से कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कितना ताकतवर है, कोई भी जीवन की प्यास से बच नहीं सकता, और यही चीज मुझे अमर बनाती है। क्या यही कहना चाहती हो ना तुम? मारिया बेल एक बार फिर चौंक गई, जिसके बाद वो थोड़ी पीछे हट जाती है। रीमरू कहता है कि माफ करना, एनालिसिस कंप्लीट करने में मुझे देरी हो गई। अब तुम्हारी स्किल का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, तो बेहतर यही होगा कि तुम पीछे हट जाओ। मैं तुम्हें अब भी मौका दे रही हूँ,
और ये तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी होगी। अगर तुम मुझे वादा करती हो कि तुम आज से एक आम इंसान की तरह अपना जीवन जियोगी तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लेकिन मारियाबेल को रिमोरू की बातें अभी भी समझ नहीं आती और वो रिमोरू की बात से और गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद दोस्तों वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करके खुद की पावर्स को बढ़ाने की कोशिश करती है, फिर चाहे इसके लिए उसे अपने लाइफ स्पैम का इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। वो देखते ही देखते काले और घने मैजिक ऑरा से घिर जाती है। वो सब खत्म हो जाने के बाद वो एक बार फिर रिमोरू पर हमला कर देती है, लेकिन वो भी काम नहीं आता। दोस्तों अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं बता दूं कि ताकत बढ़ाने के बाद मारियाबेल के पंचेस इतने मजबूत हो गए थे कि वो किसी भी लोहे को 2 टुकड़ों में बांट सकती थी। लेकिन ऑब्वियसली इतना भी काफी नहीं है किसी भी डेमन लॉर्ड के खिलाफ। उसने ये ताकत हासिल करने के लिए ना कि सिर्फ गाये की जिंदगी का इस्तेमाल किया, बल्कि वो अपनी खुद की जिंदगी को भी खपा रही थी, जो एट द एंड ऑफ द डे उसी के लिए घातक है। रिमोरू फिर थक हार कर उसे अपनी कुछ आखिरी सांसें गिनने के लिए कहता है, लेकिन वो मारियाबेल को वहीं खत्म कर पाता उससे पहले ही उसके पास से शियोन उठकर उसके पीछे दीवार से जाकर टकराती है। और ऐसा करने वाला और कोई नहीं बल्कि यूकी कागुरा है। और ये देखकर मारियाबेल भी जोर जोर से वहां सबके सामने हंसने लगती है, ये कहकर कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन अब दोबारा ये गलती नहीं होगी। मुझे नहीं लगता था कि तुम्हें हराने के लिए मुझे इस कदर जहमत उठानी पड़ेगी। जिसके बाद दोस्तों मारियाबेल अपनी स्किल का इस्तेमाल यूकी कागुरा पर करती है, यानी वो ये चाहती है कि रिमोरू अब यूकी का सामना करे। यूकी की ताकत को बढ़ते देख राफेल रिमोरू को सावधान करते हुए कहती है कि मारियाबेल रोसो ने अपनी यूनिक स्किल एवरेस्ट का इस्तेमाल करके अपनी सारी ताकत यूकी कागुरा में ट्रांसफर कर दी है। जिसके बाद यूकी रिमोरू पर हमला करना शुरू कर देता है। दोस्तों इन दोनों के टकराव से एक भारी भरकम शॉक वेव निकलती है, जिसने मारियाबेल के लिए एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट किया। जिसके बाद कंफ्यूजन का फायदा उठाकर वो वहां से दूसरे रास्ते से भागने में कामयाब हो जाती है। और यूकी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसने ये जानबूझकर किया है ताकि मारियाबेल यहाँ से सही सलामत भाग सके। दोस्तों यूकी की ताकत कितनी बढ़ गई उसका अंदाजा हम इसी से लगा सकते हैं कि यूकी के सिर्फ एक अटैक से रिमोरू का हाथ निकल जाता है मीन्स उड़ जाता है। राफेल कहती है कि उसकी अल्टीमेट स्किल यूरियल लॉर्ड ऑफ वाउस यहाँ पर काम नहीं आ रही है, जो एक यूनिवर्सल बैरियर है। राफेल कहती है कि यूकी के पास स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट है जिसका नाम है एंटी स्किल, यानी रिमोरू की मोस्ट ऑफ स्किल्स यूकी के अगेंस्ट नाकाम है। इसका मतलब है कि यूकी किसी भी स्किल को नलीफाई कर सकता है, फिर चाहे वो अल्टीमेट स्किल ही क्यों ना हो। लेकिन राफेल कहती है कि ऐसा नहीं है, यूकी पूरी तरह से उसकी स्किल्स को नलीफाई नहीं कर रहा है, वो मैजिक और उसकी स्किल्स को सप्रेस कर रहा है, जो एक स्पिरिचुअल बॉडी की एट्रीब्यूट्स है। रिमोरू हैरान हो गया ये जानकर कि यूकी के पास ऐसी कोई पावरफुल स्किल भी है, जबकि उसे यूकी ने कहा था कि उसे इस दुनिया में आने के बाद कोई भी स्किल नहीं मिली थी। जिसका जवाब देते हुए वो कहता है कि ऐसा नहीं है, मैंने तुमसे जो उस वक्त कहा था वो सच था, क्योंकि ये कोई स्किल नहीं है, ये उसकी फिजिकल बॉडी है जो ये काम कर रही है, यानी उसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज नॉर्मल इंसान से कहीं गुना ज्यादा हो चुकी हैं, थैंक्स टू मारियाबेल। जिसके बाद रिमोरू अपनी कटाना निकालता है, शायद इसलिए क्योंकि वो जानता है कि उससे वो मैजिक और स्किल्स का इस्तेमाल करके नहीं जीत सकता। तो उसे लगा कि ऐसे क्लोज रेंज कॉम्बैट ज्यादा असरदार होंगे यूकी के खिलाफ। जिसके जवाब में यूकी भी अपनी तलवार और साथ में एक खंजर निकालता है, जिससे हम उसकी कॉम्बैट स्टाइल का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन लड़ाई शुरू करने से पहले वो दोनों एक दूसरे से कुछ आखिरी शब्द कहते हैं। रिमोरू कहता है कि मुझसे नफरत मत करने लग जाना अगर मैं तुम्हें मार दूं तो। जिसका जवाब देते हुए यूकी कागुराज़ाका कहता है सेम टू यू। दोस्तों ये मांगा की कुछ शुरुआती ट्रांसलेशंस थी, जिसे समझना मेरे लिए कभी आसान नहीं था, लेकिन अब क्योंकि ट्रांसलेशंस बेहतर होने में वक्त लगता है तो चैप्टर में हो रही कन्वर्सेशन को समझने के लिए मुझे लाइट नॉवल की मदद लेनी पड़ी। हाँ, अगर आप चैप्टर को 1 या 2 हफ्ते बाद पढ़ेंगे तो आपको ट्रांसलेशन थोड़ी बेहतर मिल जाएंगी, और इसलिए मैंने इस वीडियो में थोड़ी थोड़ी लाइट नॉवल की जानकारियां भी मिक्स करके डाली हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना, चलेगा। मैं मिलूंगा अब आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। I play Ruby cause she hoeing Mr. Brownie, birds I'm flowing Giga drain, my money growing Give me brain war, total soaking Squirtle squad, my boys in the ocean Give me pussy and rub it with lotion We evolved in a causing commotion Hit the plug with them hyper potions Some hyper potion Yeah Johnny Grove out, hit you with a leaf